Hello, good evening. Am I audible? Yes. Okay. So, how are you all? Great. How are you? Fine, fine. Good, good. Okay. तो अभी तक 26 स्टूडेंट ही आए हैं हमारी क्लास में और बच्चे फर्स्ट क्लास। अरे अरे, 2 क्लासेस हो गई और बच्चों की अभी भी फर्स्ट क्लास चल रही है। वेरी बैड बेटा। कहाँ थे पिछली क्लासेस में? Yes, where were you in the last sessions? नमस्ते। हम फर्स्ट क्लास है। अच्छा, इनकी भी फर्स्ट क्लास है। मेरी फर्स्ट क्लास है या केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है आप लोगों की? फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी किसी चीज की भी नहीं ली? यस। अर्चना। अच्छा, आप फर्स्ट क्लास हो। ओ, गॉट इट नाउ। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग। तो ठीक है, आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 से। सो सबसे पहले तो मुझे फटाफट से बता दो चैप्टर नंबर 3 है कौन सा? कौन बताएगा फटाफट से? यस, गुड इवनिंग जिया। टेल मी चैप्टर नंबर 3 कौन सा है हमारा? वेरी गुड ध्रुव। सिर्फ ध्रुव को पता है चैप्टर नंबर 3 कौन सा है, बाकी किसी बच्चे को नहीं पता? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट। वेरी गुड। periodic classification of elements, absolutely correct. periodic classification सबको पता है, मतलब that's really great. let me share my screen. तो एक बार ही सारे बच्चे मेरे को बता दो, is my screen visible to all? yes, is my screen visible? yes, yes, yes. चलो, great. So by today we will talk about the classification of element. अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में यही आएगा कि क्लासिफाई करना ही क्यों था एलिमेंट्स को? व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्लासिफिकेशन कैसे करी ये तो हम बाद में देखेंगे, बट व्हाई देयर इज अ नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स? वेरी गुड। हाँ सार्थक, बोलो, एक बात बोलो। पहले सार्थक की बात सुन लेते हैं। To make study easier. This is absolutely correct, Dhruv. To make study easy, absolutely correct. Easily study करो। अच्छा, ये बोलना था सार्थक ने। थैंक यू सार्थक। ठीक है, इजिली स्टडी कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखो क्लासिफाई हमने क्यों करा एलिमेंट्स को? अगर हम पहले की बात करें बेटा, हमारे पास सिर्फ 22 एलिमेंट्स नोन थे। उन 22 एलिमेंट्स को आप एज अ प्रॉपर्टी सारी तरह से रिमेम्बराइज कर सकते थे। यू कैन रिमेम्बर दैट। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, एलिमेंट्स कितने हो गए? 118 एलिमेंट्स नोन है आज की डेट में हमें। तो उन एलिमेंट्स की स्टडी इजी करने के लिए उनको क्लासिफाई किया गया, उनको एक ग्रुप्स में, पीरियड्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। तो अब हम सबसे पहले यही नहीं कि चलो सीधा ही हम पीरियोडिक टेबल पे पहुंच गए। उससे पहले बहुत सारी स्टडी रही, जो कुछ स्टडीज क्या हुई, कुछ स्टडी सक्सेसफुल हुई, कुछ डिक्लाइन हुई। ठीक है, अब हम उन स्टडीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली स्टडी जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए हुई थी वो कौन सी थी? कौन बताएगा? यस, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। किसने दी थी वो सबसे पहले? बिल्कुल सही ध्रुव, वेरी गुड बेटा। यस साक्षी, ग्रेट। तो हमारे पास जो वेरी फर्स्ट स्टडी थी जिसने क्लासिफिकेशन करी एलिमेंट्स की, दैट इज गिवन बाय डोबर्नियर। डोबर्नियर ट्रेड उनकी स्टडी का नाम था। तो डोबर्नियर ट्रेड में उन्होंने क्या किया था? 3 into 3, हेयर ट्रेड स्टैंड फॉर 3 वर्ड। उन्होंने 3/3 की रेशो में रोज और कॉलम बनाए थे, यानी कि 3 रोज
और 3 कॉलम्स। उन्होंने किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया था? विद इन 3 रोज एंड 3 कॉलम। अगर हम इसको बोले ABCDEFGHI, ये कुछ 9 एलिमेंट्स थे जो उन्होंने रोज और कॉलम में डिफाइन करे थे। एक मेन प्रॉपर्टी थी डोबर्नियर ट्रेड की, वो क्या थी? हु विल टेल मी? देयर वुड बी मेन प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डोबर्नियर ट्रेड। एक उनके ट्रेड का ट्रेडमार्क कह लो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या ट्रेडमार्क था उनकी डोबर्नियर स्टडी का? मेन मोटिव एक चीज दी थी, बिल्कुल सही, अर्थमेटिक मीन, सार्थक। उन्होंने बेटा क्या बोला था कि जो एवरेज वैल्यू भी हम इसको बोल सकते हैं। पहली बात, डोबर्नियर ट्रेड में वेरी फर्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट्स arranged on the basis of atomic masses, arranged on the basis of atomic masses, atomic masses के अराउंड वो कर रखे थे, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। अब हमारे पास एक और मेन चीज क्या थी डोबर्नियर ट्रेड की स्टडी के अकॉर्डिंग, कि मिडल वाला जो एलिमेंट था उसको उन्होंने कैसे बोला था? एवरेज, एवरेज आएगा वो, एवरेज मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी, यानी कि बी का जो एटॉमिक वेट होगा दैट वुड बी एवरेज ऑफ ए एंड सी। मींस बी का एटॉमिक वेट, अगर हम बोले कि ए का एटॉमिक वेट 10 है और सी का 20 है, तो बी का बेटा 10 प्लस 20/2, 30/2, यानी कि क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, इट वुड बी इक्वल टू 15। सो दैट इज गिवन बाय डोबर्नियर ट्रेड। डोबर्नियर ने अपने दो मेन पॉइंट्स बता दिए। एक, उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। सेकंड क्या किया बेटा? उन्होंने 3/3 का रेशियो लिखा, उन्होंने रोज और कॉलम में उसको अरेंज किया, और उन्होंने ये बोला कि जो मिडल वाले का एटॉमिक मास होगा दैट वुड बी द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। बिल्कुल सही मनीषा। लेकिन डोबर्नियर ट्रेड डज नॉट गेट मच सक्सेसफुल, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ऐसा क्यों? लेकिन डोबर्नियर से पहले तो लेवोशियर आए थे। उनका तो बेटा मेन जिक्र ही नहीं होता, 3 ही हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं। ठीक है, उनका इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया था कि उनका नाम भी नहीं आया। तो डोबर्नियर के कुछ चीजों को हमने ले लिया था कि चलो ठीक है। सबसे ज्यादा एक आइडिया डोबर्नियर ने क्या दे दिया था कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो उसको एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग करो। बट डोबर्नियर के ट्रेड फेल हो गए थे, क्यों? ओनली एप्लीकेबल फॉर फ्यू एलिमेंट्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। डोबर्नियर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स लिए थे। सो व्हाई ही टेक ओनली 9 एलिमेंट्स? चलो ये भी समझ आया कि उसने कम को लेके वो किया। ठीक है, लेकिन उसने वही पर्टिकुलर 9 एलिमेंट्स क्यों लिए? और एक रो में अगर उसने इस तरह से ABC एलिमेंट्स रखे थे तो उनको एक ही रो में रखने का क्या कनेक्शन था? व्हाई ही इज पुटिंग देमसेल्फ इन अ सिंगल रो और इन अ सिंगल कॉलम? ठीक है, तो ये चीज वो नहीं कर पाए। ठीक है, अप टू कैल्शियम वाला नेक्स्ट है बेटा असद, वो नेक्स्ट वाले में पढ़ेंगे हम। अप टू कैल्शियम वाला ये सिर्फ इतना था कि उन्होंने 9 एलिमेंट्स ही क्यों चूज किए, और अगर किए चूज तो उनमें रिलेशन क्या था, क्यों उनको एक रो में रखा गया? यस, ठीक है। सो दैट वुड बी ड्यू टू दीज टू डिसएडवांटेजेस। हमने क्या करा? डोबर्नियर ट्रेड को कैंसल, मतलब डोबर्नियर ट्रेड वहां पे फिर सक्सेसफुल नहीं हुआ, डोबर्नियर ट्रेड हमारा क्रॉस हो गया। अब डोबर्नियर ट्रेड को हमने इग्नोर किया, उसके बाद एक और लॉ आया। डोबर्नियर ट्रेड के बाद एक और लॉ आया। व्हाट इज दैट लॉ? वेरी गुड अर्चना, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। तो दैट लॉ इज कॉल्ड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। फिर हमें न्यूलैंड ने एक लॉ दिया जिसको उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे ऑक्टेव्स मींस बेटा, ऑक्टा मींस होता है 8, ऑक्टा रिप्रेजेंट द थिंग 8। ठीक है, उन्होंने न्यूलैंड ऑफ ऑक्टेव्स में क्या बोला? इसको म्यूजिक नोट्स के साथ हमने सिमिलर बोल दिया कि दिस इज सिमिलर टू म्यूजिक नोट्स। अब हम बात करेंगे म्यूजिक नोट्स के साथ क्या सिमिलैरिटी। तो जैसे हमारे पास म्यूजिक नोट क्या होते हैं? सारे गामा पा दा नी सा। सो यू कैन सी
फर्स्ट और एट्थ, फर्स्ट और लास्ट सेम है, दीज बोथ आर सेम टू ईच अदर। इसी तरह से न्यूलैंड ने क्या प्रॉपर्टी दी थी, पहली चीज तो उनका भी यही था कि जो भी एलिमेंट उन्होंने अरेंज किए थे दैट आर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट ओनली, एटॉमिक मास और वेट के अकॉर्डिंग ही थे। सेकेंड मेन प्रॉपर्टी उन्होंने क्या बोली थी, सेकेंड मेन प्रॉपर्टी उन्होंने बोली कि एवरी एट्थ एलिमेंट, कि जो भी एट्थ एलिमेंट होगा, एवरी एट्थ एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, हर एक एट्थ एलिमेंट रिपीट करता है प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट को। सो ये चीज, ये दोनों चीजें। लेकिन अब हमें क्या पता चला कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। वो क्या थी, सिमिलर टू फर्स्ट हाँ, फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट शो सिमिलर प्रॉपर्टी, ये ठीक था। पहले भी एक बच्चे ने कैल्शियम का एग्जांपल दिया था, वो इस केस में है बेटा। हाँ, ये लाइटर एलिमेंट्स तक तो प्रॉपर्टी जो ये इन्होंने सेकंड वाली मेंशन करी थी, ये सेटिस्फाई हुई। दिस सेटिस्फाइज फॉर लाइटर एलिमेंट्स ओनली, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए तो ये सेटिस्फाई थी, लाइक अप टू 40 तक, अप टू 40 तक तो ये सेटिस्फाई हो रही थी। लेकिन 40 के बाद ये सेटिस्फाई नहीं हुई। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड आफ्टर 40, हायर एलिमेंट के लिए नहीं हुई। और एक और थी इनके बीच में गड़बड़, एक और चीज की डिसएडवांटेज थी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में, वो कौन बताएगा मुझे? ओनली 56 एलिमेंट्स आर नॉन एट दैट टाइम, ये भी बिल्कुल सही बात है सार्थक। उस टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट नोन थे। और हम क्या कहते हैं कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव का आप ये देखो कि ओवर कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं न्यूलैंड का। न्यूलैंड ने ये चीज बोली थी कि 56 एलिमेंट के बाद और एलिमेंट हो ही नहीं सकते। दिस इज जस्ट अ ओवर कॉन्फिडेंस थिंग कह लो या क्या। उन्होंने जस्टिफाई किया था कि 56 एलिमेंट ही रहेंगे, उसके अलावा और एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज। एक तो उनका लाइटर एलिमेंट तक तो एट्थ और फर्स्ट एलिमेंट वाली प्रॉपर्टी चली, उसके बाद हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस ऑलवेज ब्रेक, वेरी गुड ध्रुव। इसीलिए कहते हैं कि हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए कि दो चार क्वेश्चन कर लेने से हम कौन सा पेपर क्लियर कर लेंगे, तो क्या पता वही दो चार क्वेश्चन पूछे जाए, है ना। तो उसमें एक तो किसी चीज को लाइटली नहीं लेना, और दूसरा किसी चीज के लिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना। ये दोनों चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ठीक है बेटा, उन्होंने बोला 56 एलिमेंट ही रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए उसके बाद। तो इन्हीं रीजन से न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को भी क्या कर दिया गया, इग्नोर। इसको भी हमने क्या कर दिया, इग्नोर। अब न्यूलैंड के बाद एक और लॉ लेके आया, कौन लेके आया? नाउ नेक्स्ट लॉ वाज गिवन बाय हुम? हाँ, देयर वर नो एलिमेंट्स विल फाउंड इन फ्यूचर सेट बाय न्यूलैंड। अभी वो आके देखे ना, 118 एलिमेंट्स नोन है, जितने थे उससे डबल। बिल्कुल सही। उसके बाद हमें पीरियोडिक टेबल का आइडिया दिया मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव गिव अस द आइडिया अबाउट पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटेड, उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। मेंडलीव को अपनी डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। सो यू कैन सी हिज एफर्ट्स। और मेंडलीव ने किस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया था, यू नो हाउ मच हार्ड वर्क ही डन। उसने 64 एलिमेंट्स के 64 कार्ड लिए थे। कार्ड्स को वॉल पे चिपका के, हर एक कार्ड को प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कि इसको इसके नीचे रखना चाहिए, इसको इस चीज के नीचे रखना चाहिए। इतनी ज्यादा वर्क आउट के बाद उन्होंने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया। नो 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 सार्थक, यहाँ पे गलत हो गए अभी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने भी स्टडी जो करी थी दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस ओनली। ठीक है, मेंडलीव ने भी जो पीरियोडिक टेबल दिया था, ऑल्दो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में था। ठीक है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, वो भी एटॉमिक मासेस और एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग ही था।
ठीक है, दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वेट। और एक और चीज क्या थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, कि उन्होंने ये कॉन्फिडेंस नहीं दिखाया था कि नए एलिमेंट नहीं डिस्कवर होंगे। दे लेफ्ट सम स्पेसेस फॉर द न्यू डिस्कवरिंग एलिमेंट एज वेल। उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट की डिस्कवरी के लिए ऑल दो स्पेस भी छोड़ा था। जैसे उन्होंने एल्यूमिनियम के नीचे एक खाली बॉक्स छोड़ा और उसको नेम दिया एका एल्यूमिनियम का, ऐसे ही सिलिकॉन के नीचे एक बॉक्स छोड़ा और उसको नेम दिया एका सिलिकॉन का। ठीक है, तो ये चीज उन्होंने अपकमिंग डिस्कवर एलिमेंट के लिए स्पेस भी छोड़ी थी। सो उनकी ये जो स्टडी थी बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल हुई, वहीं से हमें आइडिया आया। लेकिन सिर्फ 2 पॉइंट्स की वजह से मेंडलीव का ऑल्दो पीरियोडिक टेबल वाज वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल, बट ड्यू टू 2 वीक पॉइंट्स हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के साथ साथ उसको इग्नोर करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे आना पड़ा। व्हाट वाज दैट 2 पॉइंट्स? कौन बताएगा मुझे कि वो 2 पॉइंट्स क्या थे जो मेंडलीव ने छोड़ दिए? यस एनीवन? वेरी गुड। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, नो फिक्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बेटा। नोबल गैसेस को कह सकते हैं पोजीशन ऑफ आइसोटोप एंड हाइड्रोजन, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मेंडलीव के एक तो डिसएडवांटेज में ये रह गया, उनके डिसएडवांटेजेस में क्या आ गया कि दे आर नॉट एबल टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन पोजीशन इज नॉट स्पेसिफाइड, हाइड्रोजन की पोजीशन स्पेसिफाई नहीं हो पाई थी। सेकंड क्या था हमारे पास? सेकंड उन्होंने क्या बोला कि आइसोटॉप्स की बात आई। जब बात आई हमारे पास आइसोटॉप्स की, तो आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनका सेम एटॉमिक नंबर हो लेकिन मास डिफरेंट हो, बट मास वुड बी डिफरेंट। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन अराइज किया कि अगर हमारे पास आइसोटोप होंगे तो क्या उनका जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगी? क्या वो 2 बॉक्सेस में एग्जिस्ट करेंगे, एक में नहीं करेंगे? तो ड्यू टू दीज 2 रीजंस हमें नए पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल सिर्फ इन्हीं 2 पॉइंट्स की वजह से हम कह सकते हैं एक्सेप्टेबल तो था वो, हम उसको बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, लेकिन 2 पॉइंट्स को वो कवर करना भूल गए या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ से पीछे रह गए। तो दीज 2 पॉइंट्स वर कवर्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इन्हीं सारी कमियों से, मतलब यहाँ से स्टार्ट करके मेंडलीव तक पहुंच के हमें अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिला। एंड हु गेव अस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? किसने दिया हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हु इज द साइंटिस्ट? यस, फटाफट से बताओ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, एब्सोल्युटली करेक्ट, इट वाज गिवन बाय हेनरी मूजले। ठीक है, सो जनरली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमें किसने दिया? हेनरी मूजले ने। तो कैसा होता है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखें? हाउ इट लुक्स, इट्स लुक लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरह से है हमारे पास पीरियोडिक टेबल इन दिस वे। फर्स्ट और 2 जो है दैट आर कंसीडर्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। 2 टू 3 टू 12 जो होता है हमारे पास दैट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 13 टू 18 वाले हमारे पास होते हैं बेटा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे की ये जो 2 रोज हैं दैट आर कंसिस्ट एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट वाली रो को बोला जाता है लेक्टेनॉइड्स और इसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, दीज आर कंसीडर्ड एज। तो उन्होंने क्या बोला? 1 टू 18 हमारे पास ग्रुप्स होंगे और 7 पीरियड्स। ठीक है, 7 रोज रहती हैं और 18 ग्रुप, 7 पीरियड। नहीं, उल्टा लिख दिया आई थिंक सो। 1 टू 18 पीरियड और 7 ग्रुप्स। इसको आप 1 टू 18 पीरियड्स और 7 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास।
सो दिस वुड बी आवर पीरियोडिक टेबल, जो कि बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। बिल्कुल, ये बेस्ड है एटॉमिक नंबर पे। अच्छा, पहले वाला ही सही था, फिर मैंने दोबारा गलत लिख दिया। ठीक है, हाँ, ये ग्रुप और पोजीशन में थोड़ा रह जाता है डिफरेंस। ओके, लेट मी करेक्ट इट। कहाँ है हमारी इरेजर? मतलब ये सही था, दिस इज रॉन्ग। 1 to 18 हमारे ग्रुप हैं, और 1 to 7, और 7 हमारे पास क्या आ जाती हैं? रोज। 7 पीरियड्स है। सो दिस वुड बी द मेन जस्टिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो हम आज की डेट में पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अभी सबको क्लियर हुआ क्यों क्लासिफिकेशन करनी है, पीरियोडिक टेबल तक हम कैसे पहुंचे? इज इट क्लियर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या, ध्रुव क्या पूछ रहे हो बेटा? यस यस, ये क्यों कहते हैं क्या? इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं, ये पूछना चाह रहे हो? ओके, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन, कि इससे वर्नर बोहर, ब्यूरी एंड बोहर ने दिया था। एक्चुअली अगर हम हेनरी मूजले की बात करें तो वो जो साइंटिस्ट थे, वर्नर बोहर बरी एंड वो दोनों उसके गाइड के, वो जो साइंटिस्ट थे हमारे आगे, उनके दोनों वो स्कॉलर थे, रिसर्च स्कॉलर, जैसे उसी के स्टूडेंट थे। तो ये तीनों ने मिलके बनाया था, ठीक है ना? तीनों ने मिलके, अगर अब जैसे कोई डिस्कवरी करते हैं हम, तो टीचर का पहले नाम आता है बेटा, बच्चों को बाद में क्रेडिट मिलता है, पहले बोलते हैं ना कि ये टीचर ने करवाया। तो ऐसे ही वो उनके गाइड थे, लेकिन मिलके तीनों ने डिस्कवर किया, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, ग्रेट। चलो अब हम अपने क्वेश्चंस के थ्रू डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत बहुत ज्यादा इजी है, सबको ही आता है, फिर भी हम एक बारी पोल के थ्रू सब बच्चों का आंसर जानते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? डू इट इन द पोल, पोल में आंसर करो बेटा। डेंसिटी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास। 19 20 वोट्स आर देयर, और 20 की 20 वोट्स ही करेक्ट ऑप्शन को है। इससे पता चलता है जो बच्चे जाग रहे हैं वो अच्छे से सुन रहे हैं। वेरी गुड बेटा, सो एब्सोल्युटली ट्रू, द करेक्ट आंसर इज एटॉमिक नंबर। जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है that is based on atomic number, so its correct answer is atomic number. Okay, let's move to another one. एक क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, करेक्ट ऑर्डर ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। साइज का आपको ऑर्डर लिखना है, ये मैं समझाऊंगी। ऑल दो एक बारी आइडिया ले लेते हैं किस किस बच्चे को ये कितना आता है। लेट्स टेक एन आइडिया। आई एम क्रिएटिंग अ पोल, सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो अबाउट इट। चलो फटाफट से आंसर करो इसका। ओके, सी ऑप्शन। ठीक है, सी को भी 10 ही बच्चों ने वोट करी है। अरे भाई उधर भी वोट कर लो, क्या बात, पोल में वोट करने में मजा नहीं आता? फटाफट से। 10 14 15, अरे वाह, सारे ही बच्चे अब तो सी को वोट कर रहे हैं। वेरी गुड, सो मेनी वोट्स टू सी ऑप्शन। हाँ, आंसर का रिस्पॉन्स देते हैं इसलिए।
लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूज्ड हो? कोई बात नहीं, अभी आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं। चलो, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने सी को चूज किया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी को वोट किया है, और सॉरी बी को वोट किया है ज्यादातर बच्चों ने। इधर सी को, सॉरी सी को 17 वोट्स के साथ हमारा सी ऑप्शन जीत रहा है। चलो, तो अब हम देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो सही ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको क्राइटेरिया बताती हूँ कि हमें देखना कैसे है। ठीक है, सही ऑप्शन हम बाद में चूज करेंगे। जनता सही है, देखते हैं जनता सही है या नहीं। पहले हम सबके एक गुण बता दे, जैसे वो आते हैं ना वोट मांगने के लिए, तो वो क्या कहते हैं कि हम आपको घर घर में पानी देंगे, कोई कहता है मैं बिजली 100 यूनिट फ्री कर दूंगा। तो अब हम देखते हैं इन सबके फंडे क्या थे, फिर देखते हैं कि किसको जनता ने सही जिताया या नहीं जिताया। ठीक है, सो लेट स्टार्ट विद दिस। देखो बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है ऑन मूविंग अक्रॉस अ पीरियड, लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट, देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो जो हमारा एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो बेटा वो क्या होता है, न्यूक्लियस क्या करता है, एक चार्ज के थ्रू अपनी तरफ अट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। और जैसे ही न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस उसको जितना ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा उतना उसका साइज छोटा होता रहेगा, साइज स्मॉल होता रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। और अगर हम टॉप टू बॉटम की बात करें, देन एटॉमिक साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, उसकी वजह से ये इंक्रीज करता है। तो ये तो की पॉइंट्स अपने लिख लेने हैं, दीज आर द टू मेन की पॉइंट्स जिस पे क्वेश्चन पक्का आता है। वेरी फर्स्ट वन इज मूविंग अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज, atomic size decreases due to increase in nuclear charge। तो ये चीज का ध्यान रखना है, फर्स्ट तो ये पॉइंट है। सेकंड की पॉइंट हमारे पास क्या आता है, मूविंग डाउन द ग्रुप atomic size increases due to increase in number of shell, due to increase in number of shells। ठीक है, तो ये दो की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और सल्फर है। कार्बन नाइट्रोजन, यानी कि आप मूव कहाँ कर रहे हो, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में मैंने क्या बोला कि कार्बन लेफ्ट टू राइट में साइज कम होता है, इसका मतलब कार्बन बड़ा होगा नाइट्रोजन से 1 पॉइंट। 1 पॉइंट क्या है कि कार्बन नाइट्रोजन से बड़ा होगा। अब नाइट्रोजन के नीचे लिखते हैं हम फॉस्फोरस, मींस मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में तो साइज इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फॉस्फोरस बड़ा है नाइट्रोजन से। अब फॉस्फोरस के बगल में ही सल्फर है, फॉस्फोरस के बगल में सल्फर है, लेकिन इधर जाते हुए तो साइज कम होता है, यानी कि फॉस्फोरस फिर से बड़ा है सल्फर से। तो सबसे बड़ा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही था। सबसे बड़ा फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन डी। जितने भी बच्चे थे सारे ही गलत थे। करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आया करेक्ट, डी। अब बताओ किसको कहाँ प्रॉब्लम आई। ऑडियंस पोल कैंसल आज से, बिल्कुल। ये इन्होंने ऐसी बातों में आके लगता है वो भी कर ली थी, आम आदमी पार्टी भी वो कर ली थी ना, जिता ली थी। वो सही चल रही है, वो सही रहा वोट।
यस। फ्री में फंस गए ये बच्चे। क्या बात है, फ्री में फंस गए। ठीक है, ये भी सही है। चलो, पानी पी लेते हैं। बेटा मेंशन होगा यहाँ पे, मेंशन है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, करेक्ट साइज, तो साइज के लिए ये दो की पॉइंट्स। जब हम साइज की बात करेंगे बेटा, लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पड़ता है, और मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करती है। तो ये चीज मेंशन होगी, साइज के बेस पे आप उसको ऑर्डर को जस्टिफाई करोगे। सो इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, एटॉमिक नंबर तो याद होने चाहिए भाई। एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल सारा याद कर लो। मैं तो यही एडवाइस करूंगी, सारा का सारा रट लो। ठीक है, वो ऐसे प्रॉपर याद नहीं होता, लेकिन जब आप एस पी डी एफ ब्लॉक करोगे ना, आपको पता ही है हमारे सिलेबस में एस पी डी और एफ ब्लॉक होंगे। तो उसमें जब हम एस ब्लॉक करेंगे तो आपको एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे। देयर आर सम कोड्स, तो कोड्स के थ्रू उसको लर्न करना बहुत ईजी है। ठीक है, और पी ब्लॉक को भी इजी है लर्न करना। डी और एफ थोड़े से मुश्किल है, लेकिन उनके भी कोड बने हुए हैं तो उससे लर्न हो जाएंगे। एफ तो मुझे भी भूल जाता है, पर एस पी डी बहुत इजीली लर्न हो जाते हैं। ठीक है, आई विल लेट यू नो अबाउट ऑल द ट्रिक्स व्हेन वी मूव टू एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक। चलो, ये क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है, चले हम आगे। ये शैल वी मूव फॉरवर्ड? प्रियांशी, यस बेटा, कोई प्रॉब्लम है? यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, the ionization enthalpy of nitrogen is more than that of oxygen molecule because of greater attraction of electron by the nucleus, extra stability of the half-filled p orbital, smaller size of nitrogen, more penetrating effect। अब हम देखते हैं कि इसमें कितनी हमारी जनता सही वोट करती है। अब भाई सही बंदा चुन लेना, अब भी मत गलती करना। देखते हैं अब किसको, कौन सी सरकार बनाते हैं, ये ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली। जस्ट गो फॉर द करेक्ट ऑप्शन नाउ, थिंक क्लियरली, फिर उसी को हम चूज करते हैं, करेक्ट वाले को। चलो फटाफट से आ जाओ थर्ड पे, ए बी सी और डी। बड़ी मिक्स सी वोट डाल रहे हैं, ये किसी को जिताना ही नहीं चाहते। फिर से उल्टा बंदा जिताना है इन्होंने, फिर से उल्टा बंदा मेरे को लग रहा है। फटाफट से वोट करो, 10 ही वोट्स हुई हैं अभी तक, 11 वोट्स। यस, गलत ही जिता दिए फिर से इन्होंने। 11 वोट्स मिली हैं ऑप्शन ए को, 8 वोट्स दी हैं ऑप्शन सी को, और करेक्ट ऑप्शन को मिली हैं सिर्फ 2 वोट्स। चलो अब हम आते हैं करेक्ट ऑप्शन पे। करेक्ट ऑप्शन पे जाने से पहले तो हम आयनाइजेशन एनर्जी है क्या, वही बात करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो कौन बताएगा मुझे सबसे पहले, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी? हु विल टेल मी? यस, नोबडी? एनर्जी टू आउट द इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड ध्रुव, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। क्या होता है हमारे पास, एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, यू कैन से ध्रुव, वेरी गुड। खुशी, ग्रेट बेटा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट, एनर्जी required to remove an electron।
किसी इलेक्ट्रॉन में से एनर्जी रिमूव करने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी लग रही है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब यहाँ पे सबने देखो, काफी बच्चों ने सी ऑप्शन को भी आंसर किया, जो कि मैंने अभी बताया कि नाइट्रोजन यहाँ है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ है। लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए साइज डिक्रीज होता है, तो स्मॉल साइज तो ऑक्सीजन का हुआ, फिर अब स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन कैसे मार्क कर रहे थे? यहाँ पे सबसे बड़ी गलती करी जिस भी बच्चे ने स्मॉलर साइज ऑफ नाइट्रोजन मार्क किया। ठीक है, ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, सेम बात थी। ऑक्सीजन का साइज कम क्यों होता है? क्योंकि इस पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किस पे हो रहा है? ऑक्सीजन पे ही होगा, तभी उसका साइज कम हो रहा है। तो ए ऑप्शन को भी मार्क करने वाले इन बिल्कुल गलत हो गए। मतलब आपने मेरी बात सुनी ही नहीं सेकंड क्वेश्चन में। मैंने जो सेकंड क्वेश्चन अभी अभी एक्सप्लेन किया वो सुना नहीं ध्यान से। वही चीज थी ना बेटा, नाइट्रोजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे है। आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, साइज डिक्रीज करता है, तो मतलब साइज तो ऑक्सीजन का स्मॉल हुआ ना, नाइट्रोजन के कंपेयर में। साइज डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो ऑक्सीजन का हाई हुआ, चार्ज भी ऑक्सीजन का हाई हुआ, बट स्टिल व्हाट दे आर सेइंग कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाई है। ऐसा क्यों है? इसको बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। लेट अस टेक नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4। अब बेटा हमें पता है 2p3 क्या है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो, उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना या इलेक्ट्रॉन को देना, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। अब बाउ प्रिंसिपल में मैंने आप लोगों को कॉपर और क्रोमियम का केस करवाया था ना। कॉपर में 3d5 4s1 हो जाता है क्योंकि हाफ फील्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और फिर सॉरी कॉपर में 4d10 वाला होता है। कॉपर में 4d10 और रहता है ना, 3d10 और 4s1, क्यों? क्योंकि फुली फिल्ड स्टेबल है। फिर हमने क्रोमियम में भी यही किया था कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनको उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। So that's why what we can say that nitrogen is more than that of oxygen. Ionization enthalpy जो नाइट्रोजन की है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है। इज इट क्लियर? ये बात सबको क्लियर हुई? मेरा सही गया? अरे फिर तो सही है, बिल्कुल सही है। यस मैम, इज इट क्लियर टू ऑल? सारे बच्चे बताओ। एक दो बच्चे ही बोलते हैं। सो बी ऑप्शन है। यस बेटा, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। गुड, चलो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग टू डैश ग्रुप। मोस्ट इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है? अच्छा, सार्थक कह रहा है मैम हम सदमे में है। अलग ऐसी किसी को भी रैंडमली चूज कर लोगे, किसी की भी सरकार बनाओगे, तो फिर तो सदमे में ही रहना पड़ेगा, है ना। वेरी गुड मनीषा। खुशी का नहीं, गलत हो गया खुशी। ध्रुव ठीक है, सागर का भी सही है, विनीत का सही है। नो सार्थक। एस ब्लॉक यानी फर्स्ट ग्रुप के मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग टू फर्स्ट ग्रुप। एस ब्लॉक का भी सिर्फ फर्स्ट ग्रुप आप कह सकते हो। चलो ये तो फर्स्ट ग्रुप तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये वर्ड है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव?
यस, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब हुआ बेटे? कैपेबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही, कि किसी एलिमेंट की कितनी कैपेबिलिटी है या कितनी एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन. So electropositivity means ability to lose electron. Now we will talk about first group. हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम. ठीक है, हाय लीना के साथ रूबी, केस, फरार. ठीक है, ये कोडवर्ड होते हैं, ये हम जब हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक पे आएंगे देन वी विल लर्न. सो बेटा 1s1, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ये 4s1 दिखाता है, ये 5s1 अप टू सो ऑन. अब क्या है, फर्स्ट ग्रुप के पास दो प्रॉपर्टीज है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले ले. अब लिथियम के पास दो चांसेस है, वेदर इट कैन गेन वन इलेक्ट्रॉन और इट कैन लूज वन इलेक्ट्रॉन. तो बेटा एक इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास हमें किसी से कुछ लेना हो तो सामने वाला बड़े नखरे करता है, देता नहीं है ना इजीली. वो कहेगा अच्छा मैं क्यों दूं अपनी चीज. तो कई बार हम कहते हैं जा यार तू सिर ना खा, ये ले मुझसे ही ले जा. ऐसा होता है ना, अगर एक एक आपके पास है, एक सामने वाले के पास है, अब दो में जोड़ी बन रही है उसकी. ऐसा रहे कि एक ग्लव्स मेरे पास है और दूसरा दूसरे के पास है. अब वो तो दे नहीं रहा, वो नखरे कर रहा है, मैं नहीं देता, तो हम दुखी हो गए, क्या कहते हैं, ये ले पकड़, तू ही ले ले, तू ही डाल ले दोनों. ठीक है ना, तो वही चीज है बेटा. अब जब उसको इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है. इट नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. तो रादर देन यूजिंग दैट एनर्जी, वो क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है. तो ये होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. फर्स्ट ग्रुप के वो क्या करते हैं, इजिली लूज करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, ताकि उनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो सके. ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और 1s2 शेल ले आएगा. सिमिलरली सोडियम हमेशा Na पॉजिटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. ठीक है ना, ताकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक शेल जो है वो पूरी रहे. सो दैट इज मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिलोंग करते हैं फर्स्ट ग्रुप को. इज इट क्लियर टू ऑल? ये बात सबको क्लियर हुई? वी कैन से दैट खुशी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिमिलर ही है. अच्छा, अगर मैं बोलूं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिलोंग टू विच ग्रुप, देन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. हाँ बेटा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो केटायन ही बनाता है. पी ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप का नाम बताओ, पर्टिकुलर. पी ब्लॉक तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर कौन सा रहेगा जिसको हम देख सकते हैं? जैसे इसमें मैंने फर्स्ट ग्रुप बताया, ऐसे तो बेटा एस ब्लॉक में दो हैं, लेकिन फर्स्ट सेकंड वाला तो एग्जैक्टली फुली फिल्ड था, तो वो तो कर ही नहीं सकता ना. बिल्कुल सही, हेलोजन. ठीक है, जैसे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है, ऐसे ही हेलोजन्स बहुत ज्यादा, हम क्या कह सकते हैं, भूखे हैं वो. उनको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अब अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं, 1s2, 2s2, 2p5, ये फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई करेगा ताकि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होके नोबल गैस बने. ठीक है, सो जो मोस्ट पॉजिटिव, हमें ये क्वेश्चन आता है पेपर में, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से हैं हमारे पास, ग्रुप वन के. ग्रुप फर्स्ट, आप पूरा एस ब्लॉक नहीं लिखोगे, क्योंकि एस ब्लॉक में तो बेटा सेकंड ग्रुप भी आएगा, वो तो फुली फिल्ड है, जैसे 1s2 वाला, उसको तो हम नहीं ले सकते ना, वो तो इलेक्ट्रॉन ना लूज करेगा ना गेन करेगा. नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास लीस्ट, लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या फिर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कौन से हो जाएंगे, 17, यानी कि हेलोजन्स. तो जो अनरिएक्टिव होते हैं वो कौन से होते हैं, जो बिल्कुल ही रिएक्टिविटी शो नहीं करते, दोज हु शो वेरी लेस रिएक्टिविटी, बहुत ज्यादा लेस रिएक्टिविटी वाले नोबल गैसेस. वेरी गुड. नोबल गैसेस आर जनरली वेरी मच स्टेबल, तो वो रिएक्टिव ही नहीं होते, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है. वो कहते हैं हम तो अपने में कंप्लीट है, ना हम किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे ना हम लेंगे. दैट थिंग. ओके, क्लियर? Yes, is it clear to all?
जस्ट गिव मी अ मोमेंट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे यही है मैम, कहीं नहीं गई। ठीक है मैम, कहीं नहीं गई, नहीं नहीं नहीं, कुछ ओवर नहीं हुआ। ठीक है, चलो। सुन रहा है ना, मेरी आवाज सुन रही है, दिख रही हूं मैं? यस, एम आई ऑडिबल? ग्रेट, चलो ठीक है फिर, अच्छी बात है, सुन रही हूं तो। चलो, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं बेटा। एन एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए आर आर्गन 3d5 4s2, तो ये किस ग्रुप से बिलोंग करेगा? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं हमारे पास पेपर में, दैट दे बिलोंग टू विच ग्रुप। सो ये कौन बताएगा मुझे? यस, इसको हम ऐसे लिखेंगे, आर्गन 3d5 4s2, दिस बिलोंग्स टू विच ग्रुप? एस, पी, डी और एफ? डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, अरे वाह, वेरी गुड, सब बच्चों ने सही बताया है। ठीक है, ग्रेट, डी ब्लॉक ये पता है, अरे वाह, चलो बहुत ही बढ़िया, अगर ये पता है तो गुड गुड, एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे हम इसको कर सकते हैं। जनरली आर्गन का मतलब क्या होता है लिखने का, कि जैसे हम पूरा लिखेंगे ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो ये सारा आर्गन के इक्वल है। तो कई बार हम पूरा लिखने की बजाय सिंपल आर्गन लिख देते हैं, और फिर हमें पता है 4s2 3d5, और कोई भी एलिमेंट उसी ग्रुप से बिलोंग करता है जो जिसमें उसका लास्ट एलिमेंट जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आर्गन 4s2 3d5, लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एंटर इनटू डी सबशेल, दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर दैट इट इज बिलोंग टू डी ब्लॉक। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? हाँ, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो डी शेल में एंटर करेगा, इसी वजह से हम उसको डी ब्लॉक बोलेंगे। अच्छा, अगर मैं ये एग्जांपल लिखूं 2p4, फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? फिर कौन से ब्लॉक में एलिमेंट आएगा 2p4 वाले में? बिल्कुल पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, वेरी गुड, यस एब्सोल्युटली ग्रेट, पी ब्लॉक में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है कि आयनाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन एंड कार्बन बोथ बाय। एक तरह से इसको रिवीजन क्वेश्चन ले लो, अभी हमने डिस्कस भी किया, तो क्या रीजन रहेगा क्यों आयनाइजेशन एनर्जी जो है नाइट्रोजन की वो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों से ज्यादा होती है? वाई? बिकॉज ड्यू टू हाफ फिल स्टेबिलिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम क्या कह सकते हैं, नाइट्रोजन की वही चीज आ जाएगी बेटा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें 8 1s2 2s2 2p4,
और कार्बन में 6, तो 1s2, 2s2, 2p2। इन सब में से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी वो सबसे ज्यादा इसमें होगी ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड। ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इसकी क्योंकि ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल दे रहा है, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। That's why it is considered as nitrogen is having more ionization energy than oxygen and carbon both. Yes, yes, carbon will follow ionization enthalpy as well. ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी कह सकते हो। और नाइट्रोजन की तो वैसे भी कार्बन से ज्यादा होगी क्योंकि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो साइज जो है नाइट्रोजन का छोटा है कार्बन से, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन की कार्बन से तो ज्यादा ही है। ऑक्सीजन से भी ज्यादा क्यों हम इंस्टॉल कर देंगे कि ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, इसको फिर हम एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देंगे एग्जैक्टली हाफ फिल्ड की। ठीक है ना, कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। मैम वो तो शेयरिंग करता है ना, शेयरिंग करता है बेटा, बट ऑल्दो आयनाइजेशन एंथैल्पी तो शो करेगा ही। शेयरिंग से ये कोवेलेंट बॉन्ड जरूर बनाता है बट इट विल शो आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, वो बॉन्डिंग के केस में है, यहाँ पे हम सिर्फ आयनाइजेशन की बात करेंगे। ठीक है, बॉन्डिंग में तो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या वैलेंसी होती है कार्बन की? कार्बन इज सेड टू बी कौन सा नेचर? 4, टेट्रावेलेंट इन नेचर। बिल्कुल सही है। तो कार्बन देखो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। कार्बन को पता था 4 इलेक्ट्रॉन लूंगा तो भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, 4 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो भी बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसने क्या किया कि देने लेने से अच्छा है मैं क्या करता हूँ, मैं शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बनाता हूँ, शेयरिंग से कंपाउंड बनाता हूँ। तो शेयरिंग से कंपाउंड बनाए और कोवेलेंट बॉन्डिंग को इंट्रोड्यूस करवाया कार्बन ने। तो जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सारे कार्बन रिलेटेड कंपाउंड ही होते हैं। ठीक है ना, तो कार्बन हम बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स का राजा अगर हम किसी को कहेंगे तो दैट इज कार्बन। ऑल्दो ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी, ऑक्सीजन के बिना कुछ नहीं है, हम भी नहीं है, बट कार्बन इज बेसिकली सारी की सारी ऑर्गेनिक की जो स्टडी है दैट इज बेस्ड ऑन कार्बन ओनली। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन ही यही होती है कि कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन। तो ये समझ सकते हैं हम कार्बन का कितना बड़ा रोल है। तो क्लियर, आज हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में जितने क्वेश्चन हमने करे उसमें किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज पूछो। यस, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल? फटाफट से बताओ फिर आपको एक गुड न्यूज मिलेगी। मैम हाउ कैन कार्बन शो आयनाइजेशन एंथैल्पी? बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा, 2p2 में से शेल में से इलेक्ट्रॉन एक निकालेंगे बिकॉज इट नीड हाई एनर्जी। हाई एनर्जी की जरूरत होती है बट ऑल्दो हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बट नाइट्रोजन से ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं होती इसके पास। ठीक है, हाई एनर्जी पॉसिबल है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बट दैट वुड बी अवेलेबल। ठीक है, तो सबको क्लियर है? अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो बेटा फिक्स ही है नंबर 1 पे। ऑल्दो सम साइंटिस्ट विल नॉट उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन को उस ग्रुप में क्यों रखा गया। पोजीशन फिक्स्ड है बट जस्टिफिकेशन अभी बाकी है कि वो फर्स्ट ग्रुप में ही क्यों है। ऑल्दो क्योंकि वो दूसरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ भी उसको हेलोजेंस में भी रख सकते हैं हम, वो ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है कि उसको फर्स्ट ग्रुप में क्यों रखा, ऑल्दो वो हेलोजेंस के साथ भी उनकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है, तो लेकिन पोजीशन अभी तक के लिए तो स्पेसिफाई है। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो फॉर द नेक्स्ट 2 days देयर इज हॉलीडे, नो क्लास बाय टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, तो 2 हॉलीडेज मिली हैं उसको एंजॉय करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक यू ध्रुव, थैंक यू सो मच। हैप्पी दशहरा। यस, सेम टू यू ऑल। ठीक है, तो अभी एंजॉय करो 2 दिन की छुट्टी। थैंक यू एवरीवन। ये गुड न्यूज था, हाँ यही गुड न्यूज था, अच्छा नहीं लगा? ओके, ये चैप्टर है भी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सेम टू यू ऑल। या यू टू हैव अ ग्रेट डे।
बाय बाय, थैंक यू।